हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है जेएस मल्होत्रा और मैं आप लोगों के लिए आज सीएमए फाउंडेशन का मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने आया हूं, जो कि फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा। 100 नंबर का यह पेपर एमक्यूपी जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है। आओ दोस्तों डिस्कस करते हैं ये 100 नंबर कैसे पूरे किए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो आ जाओ। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, फिर डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो यहां पर अगर आप देखो पहला क्वेश्चन है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ऑफ द कंपनी आर डिस्प्लेड इन विच स्टेटमेंट। बताओ सारे बच्चे, क्या बैलेंस शीट में आता है रेवेन्यू एक्सपेंस? नो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है? नो। कहां आता है? इनकम स्टेटमेंट में आता है। कहां आता है? इनकम स्टेटमेंट, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, क्या पर्पस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? बताओ दोस्तों, आप क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसलिए प्रिपेयर करते हो? टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स। क्या इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को देने के लिए बनाया जा सकता है? हाँ, यूजर्स के लिए ही तो बनाते हैं हम। तो यूजर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस है। हालांकि ये कह सकते हो कि बैलेंस शीट भी बनानी होती है, ये कह सकते हो कि लायबिलिटीज को भी ट्रैक करना होता है, ठीक है, बट द मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अगला क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। अकाउंटिंग किसको इंफॉर्मेशन देता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देता है कॉस्ट की और इनकम फॉर मैनेजर्स। अच्छा, कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर ये फाइंड आउट करता है। फाइनेंशियल कंडीशंस बताता है ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस, या ऑल ऑफ द अबव। देखो, अगर आप बात करो, अकाउंटिंग आपको इंफॉर्मेशन देता है कॉस्ट की और इनकम, कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स। इनकम और कॉस्ट उसको फाइंड आउट करके देता है, ठीक बात है। कंपनी की टैक्स लायबिलिटी में भी हेल्प करता है, बिल्कुल ठीक बात है। फाइनेंशियल कंडीशन भी बताता है उस इंस्टीट्यूशन की। बताओ, तो क्या मैं कह सकता हूं ऑल ऑफ द अबव? यस, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। एक्सपेंस की डिटर्मिनेशन किस बेसिस पर हम अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंस को हम अकाउंटिंग पीरियड में कब रिकॉर्ड करते हैं, किस बेसिस पर करते हैं? ऑब्जेक्टिविटी, मटेरियलिटी, मैचिंग या पीरियोडिसिटी? बताओ। अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम लोग खर्चा देख रहे हैं ना, तो पीरियोडिसिटी। कौन सा? पीरियोडिसिटी। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ। अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता। नहीं करता, क्यों नहीं करता? उसका रीजन क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि सिर्फ मॉनिटरी चीजों को ही रिकॉर्ड करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे आ जाओ। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर एंटिटी कॉन्सेप्ट। नो। कंजर्वेटिज्म? नो। ओ, कंजर्वेटिज्म ही तो है दोस्तों। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? एंटिसिपेट ऑल लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना। कंजर्वेटिज्म वो प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हम बड़े कंजर्वेटिव लोग हैं और हम लोग लॉसेस पर एंटिसिपेशन करते हैं कि भाई हमें उम्मीद है कि लॉसेस होंगे फ्यूचर में, इस वजह से हम कह सकते हैं कंजर्वेटिज्म इज द करेक्ट आंसर। उसी की वजह से हम प्रोविजन बनाते हैं, उसी की वजह से इन्वेंट्री को भी रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर पर। यस और नो? फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर कैटेगराइज एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ। हम फिक्स एसेट्स को और करंट एसेट्स को अलग अलग कैटेगरी क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी? नो। गोइंग कंसर्न? यस दोस्तों। क्या गोइंग कंसर्न हम ये सोच के चलते एक बिजनेस चलता रहेगा? हाँ, लंबे समय के लिए चलता रहेगा, इसी वजह से हम लोग फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स बनाते हैं। इज दैट क्लियर? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओमिशन ऑफ पैसा एंड शोइंग द राउंड फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज बेस्ड ऑन। पैसे को रिमूव करना, ओमिट करना, राउंड ऑफ करना, ये चीज कहां लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट है? भाई साहब, मटेरियलिटी के हिसाब से। मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट चीजें। तो हमें अकाउंटिंग की तरफ से गाइडलाइंस दी जाती हैं कि हमें पैसे को इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल नहीं है ना, वो इमटेरियल है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इस चीज पर ध्यान देता है कि पैसे को ओमिट भी कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग। हम 1 साल के लिए बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। कंसिस्टेंसी की वजह से? नो। कंजर्वेटिज्म की वजह से? नो। अकाउंटिंग पीरियड की वजह से? यस। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल लॉजिक से हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हैं। यस और नो? तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर व्हेन। एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर होता है कब? द रिसीवर ऑफ अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। इट इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट। यस, फिक्स एसेट को जब हम परचेज करते हैं तो क्या उससे क्वांटिटी बढ़ जाती है?
तो ये उसका कैपिटल खर्चा माना जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इट इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां रिकॉर्ड किया जाता है बताओ? P&L अकाउंट में। अरे कैसी बातें कर रहे हो? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल खर्चे को कहां रिकॉर्ड किया जाता है? बैलेंस शीट में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑफ कैपिटल नेचर? परचेज ऑफ ट्रक, बिल्कुल बात सही है, ट्रक परचेज तो कैपिटल नेचर का ही है। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक, नहीं जी, ओल्ड ट्रक रिप्लेस कर दिया। देखो सच बताऊं तो ये भी हो सकता है। कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ ट्रक, ये भी हो, रिपेयरिंग का ट्रक के ऊपर रिपेयरिंग का खर्चा कैपिटल नेचर का जरूरी नहीं है, क्योंकि अनटिल उस रिपेयरिंग से एसेट की कोई क्वांटिटी या क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आए, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं रिपेयरिंग कह नहीं सकता। रिप्लेसमेंट होने को हो भी सकता है कि पुराना ट्रक जो था उसकी जगह पे नया ट्रक लिया, तो ऑब्वियसली ये कैपिटल खर्चा होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने इन दोनों केसेस में आपको दोनों आंसर ही करेक्ट दिए। अब रिपेयरिंग ऑफ ट्रक को मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि रिपेयरिंग जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल नेचर है, इसलिए मेरा आंसर यहां पर क्या होना चाहिए? परचेज ऑफ ट्रक। ट्रक की परचेज कॉस्ट ही कैपिटल खर्चा माना जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? 5000 इंकर्ड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर बाय इंस्टॉलेशन ऑफ 128 MB रैम। आपने कंप्यूटर में अपग्रेडेशन करी है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, अपग्रेड किया, तो क्या उससे क्वालिटी बढ़ जाती है कंप्यूटर की? हाँ, उससे एफिशिएंसी बढ़ गई ना, बोलो, उससे स्पीड बढ़ जाएगी। तो क्या यह खर्चा कैपिटल खर्चा है? जी हाँ, यह कैपिटल खर्चा है। इज दैट क्लियर? एंट्रेंस फीस ऑफ ₹20,000 रिसीव बाय क्लब। अगर एंट्रेंस फीस रिसीव करता है तो यह कौन सी इनकम है? यह एक रेवेन्यू रिसीट है। कौन सी रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर आज मैं कोई गुड्स खरीदता हूं और उस गुड्स को खरीदा मैंने क्यों? रीसेल करने के लिए। तो जो गुड्स खरीदे वो क्या है? कौन सा खर्चा है? कैपिटल खर्चा नहीं, रेवेन्यू खर्चा। जी हां, रेवेन्यू खर्चा। इज दैट क्लियर? रेवेन्यू खर्चा। विच ऑफ दीज इज और आर रेकरिंग एक्सपेंसेस? इनमें से कौन से रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनमें से कौन से हैं? ट्रांजिट इंश्योरेंस, फ्रेट, क्या ये डायरेक्ट खर्चे होते हैं? क्या ये गुड्स को जब हम कंसाइनर गुड्स भेजता है तो ये उनके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं? ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ऑक्ट्रॉय, जी हां, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लोडिंग अनलोडिंग, ये भी डायरेक्ट है। ये नहीं है, ये तो गोडाउन में हो रहे हैं ना, गोडाउन में पहुंचने के बाद, और ये रेकरिंग नेचर के हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ऑन रिसीट ऑफ द गुड्स द कंसाइनी डेबिट्स विच ऑफ दीज अकाउंट? गुड्स को रिसीव करने पर कंसाइनी किस अकाउंट को डेबिट करता है? गुड्स अकाउंट को। किसको? गुड्स अकाउंट को। उसके गुड्स बढ़ गए, यस और नो? गुड्स ऑफ इनवॉइस वैल्यू 240 सेंट आउट टू कंसाइनी एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। लोडिंग बताओ कितना होगा? भाई 2,40,000 रुपए की इनवॉइस वैल्यू है। क्या मैं कह सकता हूं इनवॉइस वैल्यू का मतलब हो गया कॉस्ट पे प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट, यानी लोडिंग ऐड करके एक दिया होगा, इसी को हम लोग इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। जी हां, अब इनवॉइस प्राइस आपको दे दिया ऑलरेडी 240। मुझे बताओ दोस्तों, इनवॉइस प्राइस ऑलरेडी दे दिया 240, तो क्या मैं कॉस्ट निकाल सकता हूं, इनफैक्ट लोडिंग निकाल सकता हूं? जी हां, मैं कह दूं अगर कॉस्ट 100 है तो लोडिंग कितना है? 20, तो आईपी कितना हो गया? 120। बोलो हाँ या ना? कॉस्ट प्लस लोडिंग इज इक्वल टू आईपी। तो कॉस्ट अगर मैं कह रहा हूं 100 है, लोडिंग कह रहा हूं 20 है, तो आईपी कितना हुआ? 120। यस और नो? सो 120 अगर आईपी है तो 120 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 20, तो बताओ लोडिंग का अमाउंट कितना आएगा? 240 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हो गया 40,000 रुपए। तो आंसर शुड बी ए, 40,000 रुपीज। इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे आ जाओ। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज द नेचर ऑफ। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जो ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है, ये किस नेचर का है? क्या ये रियल नेचर का है? क्या ये नॉमिनल नेचर का है? क्या ये पर्सनल नेचर का है? मार्जिनल तो कोई अकाउंट ही नहीं हुआ। या तो ये पर्सनल नेचर का है या फिर ये नॉमिनल नेचर का है। तो देखो, जब हम गुड्स भेजते हैं, हम एंट्री पास करते हैं, बताओ क्या करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, करते हैं कि नहीं करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे डाल देते हैं टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट तो नॉमिनल नेचर का है, पर जो गुड्स भेजे हैं क्या वो नॉमिनल नेचर का है? नहीं दोस्तों, हम करते हैं उसको कौन सा नेचर? रियल नेचर का। इज दैट क्लियर? तो इसको रियल होना चाहिए यहां पर आंसर, क्योंकि हम लोग रूल लगाते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम लोग ये वाला रूल लगाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई?
क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या जब हम एंट्री पास करते हैं, कंसाइनर कंसाइनी गुड्स बेचता है तो एंट्री पास करता है कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मतलब जीएसओसी को क्रेडिट करता है। और क्रेडिट इसी वजह से तो करता है दोस्तों, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट किया जाता है। तो रियल अकाउंटिंग रूल है। आगे आ जाओ। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर वैल्यूइंग स्टॉक ऑन हैंड। स्टॉक इन हैंड मतलब वही क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए कौन सा पार्ट नहीं बनेगा? पार्ट नहीं बनेगा। पैकिंग बनेगा, पैकिंग तो बनेगा। ऑक्ट्रॉय बनेगा, ऑक्ट्रॉय भी बनेगा। डिलीवरी चार्जेस बनेंगे, अरे भाई डिलीवरी चार्जेस तो कॉस्ट ऑफ परचेज, देखो फ्रेट के खर्चे तो बनेंगे, पैकिंग की कॉस्ट भी बनेगी। कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर वैल्यूइंग स्टॉक ऑन हैंड, पैकिंग के खर्चे हम मान के चलें कि पैकिंग की कॉस्ट रस्ते के लिए की गई है तो आएगा, ऑक्ट्रॉय की कॉस्ट भी आएगी। डिलीवरी चार्जेस हो सकता है ये गुड्स को डिलीवर करने के लिए हो, तो ये आने नहीं चाहिए डिलीवरी चार्जेस। इज दैट क्लियर? डिलीवरी चार्जेस बच्चों, डिलीवरी चार्जेस यहां पर एक वन ऑफ द मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है। हालांकि मुझे तो लगता है चारों ही आने चाहिए, सच बताऊं तो चारों ही आने चाहिए। क्वेश्चंस को ज्यादा सीरियसली मत लेना, ऐसे क्वेश्चन है ऊट पटांग डाल देते हैं, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, माफ कर देना इंस्टीट्यूट को, ठीक है। पैकिंग खर्चे आ सकते हैं, पैकिंग डिपेंड करता है कि ये पैकिंग कौन सी पैकिंग है, क्या ये बिजनेस में बेचने के लिए पैकिंग है, कंसाइनी ने कराई है या कंसाइनर ने कराई है। अब अगर मैं कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर वैल्यूइंग स्टॉक ऑन हैंड की बात करूं तो पैकिंग कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी? पैकिंग कॉस्ट इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में आनी चाहिए यार, देखो आनी चाहिए। डिलीवरी चार्जेस को हम कह सकते हैं कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि डिलीवरी चार्जेस वो होंगे जो डिलीवर करने के लिए हैं, ठीक है। तो डिलीवरी चार्जेस नहीं आने चाहिए, पैकिंग कॉस्ट आएगी, ठीक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। X sends out 100 bags to Y costing 1000 each. 60 bags was sold at 10% above cost, सेल वैल्यू बताओ, बड़ा ही आसान है। 100 बैग है कॉस्टिंग 1000 रुपए ईच, 60 बैग बेचे हैं, तो आपको बताना है सेल वैल्यू क्या होगी। तो भाई 60 बैग बेचे हैं ना, 100 रुपए 1000 रुपए पर 10% अबव बेचा है, तो बताओ कितने का बेचा? 1100, तो 1100 का बेचा होगा, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1100। इतने आसान आसान क्वेश्चन है, और कुछ तो इतने आसान है और कुछ तो क्वेश्चन में ही कुछ मतलब लोचा है, ठीक है। द कंसाइनमेंट अकाउंट इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कौन से अकाउंट कौन से बेसिस पे बनाया जाता है? एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है, रियलाइजेशन बेसिस पे बनाया जाता है, कैश बेसिस पे बनाया जाता है, कैश बेसिस तो है नहीं, ठीक है, रियलाइजेशन बेसिस पे बनाया जाता है या एक्रू बेसिस पे बनाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग यहां पर कौन से लॉजिक से चलते हैं? एक्रू लॉजिक से ही चलते हैं। किस लॉजिक से चलते हैं? एक्रू लॉजिक से चलते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर का ही हम लोग देखते हैं कितना खर्चा है और कितनी उसकी इनकम है, और इसीलिए हम लोग कंसाइनमेंट के स्टॉक को भी अगर आप देखो तो कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे हम लोग शो कर देते हैं, वो इसीलिए दिखाते हैं। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ट्रू अबाउट कंसाइनमेंट? सेल ऑफ गुड्स इज ट्रू अबाउट कंसाइनमेंट, हाइपोथिकेशन, शिपमेंट ऑफ गुड्स या मॉर्टगेज ऑफ गुड्स? सेल ऑफ गुड्स अबाउट कंसाइनमेंट, हाइपोथिकेट करना मतलब गिरवी रखना, मॉर्टगेज करना, ट्रू अबाउट कंसाइनमेंट। हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज तो वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा कि बीच में क्या मतलब है इसका कंसाइनमेंट से। शिपमेंट हो सकती है, क्योंकि यस गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे गुड्स को हम कह सकते हैं कि कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे होंगे, तो उसको हम लोग शिपमेंट चार्जेस बोल सकते हैं, तो शिपमेंट हो सकती है। सी इज द करेक्ट आंसर मुझे लगता है। सेल ऑफ गुड्स तो कंसाइनी ने करना है, ठीक है, ये शिपमेंट हो सकती है। आगे। फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इज टू असर्टन। फाइनल अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? ताकि हम असर्टन निकाल सके क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, बात तो सही है। कैपिटल, बात तो ये भी सही है। वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये भी सही है। प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, मुझे लगता है डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी में दोनों आ गए, प्रॉफिट लॉस भी आ गया और फाइनेंशियल पोजीशन भी आगे आ जाए। 25. A manager is entitled to a commission of 5% on profit before deduction of this commission. What will be the commission of the profit is? जो कमीशन है वो हमें किस पे निकालनी है? 5% on profit before deducting commission. और कमीशन कितना? और what will be the commission if profit is 8400? ये जो प्रॉफिट है बिफोर डिडक्टिंग कमीशन, तो भाई सीधा सीधा 5% ले लो,
क्योंकि 5% प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग कमीशन। अब ये तो बोला नहीं हुआ कि अगर प्रॉफिट 8400 है तो हमें ये नहीं पता ना ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है या बिफोर कमीशन है। बिल्कुल अधूरे क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या चाहते हैं जिंदगी से। 420 रुपये ही बनेगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है बिफोर या आफ्टर, प्रॉफिट में लिखना चाहिए था इनको बिफोर है या आफ्टर, ठीक है। तो 420 रुपीज। द बैलेंस ऑफ पेटी कैश क्या है? एसेट है और क्या है ना, एसेट है। फिक्स्ड एसेट्स आर केप्ट इन द बिजनेस फॉर यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड फॉर अर्निंग इनकम, या मेंट फॉर रीसेल, मेंट फॉर कन्वर्जन इन कैश एज क्विकली एज पॉसिबल। गलत बात है, ए इज द करेक्ट आंसर। बिजनेस में रखा जाता है ताकि हम उसको यूज कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड किस लिए बनाया जाता है? टू अ सर्टेन प्रॉफिट लॉस और द गुड्स प्रोड्यूस्ड, टू अ सर्टेन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, टू शो द सेल प्रोसीड्स फ्रॉम द गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, या बोथ बी एंड सी। हम क्या निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ही तो निकालते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। कंपनी विशेस टू अर्न 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स, यानी 1/5 ऑन सेल्स। तो आपको क्या याद नहीं है 1/5 ऑन सेल्स को 1/4 ऑन कॉस्ट बोलते हैं? बोलो यस और नो। 1/5 ऑन सेल्स को 1/4 ऑन कॉस्ट बोलते हैं, क्या ये बात आपको पता है? तो 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब 25%। क्या 25/100 को 1/4 बोल सकते हैं? जी हाँ, 1/4 बोल सकते हैं। तो 25% इज द आंसर, ठीक है। अब कॉस्ट पे इतना होगा, बट अगर आपको यहां पे कोई डाउट हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता सकता हूं। लेट कॉस्ट बी 100, अब 100 मान के चलो। इसके अंदर आप अगर मैं कहता हूं प्रॉफिट कितना है कॉस्ट पे 25%, तो कितना हुआ 25%? 100 पर 25% कितना हुआ? 25 रुपए। सेलिंग प्राइस 125। क्या मैं कह सकता हूं ये सेल? भाई कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल ना। मैं कह सकता हूं क्या जो प्रॉफिट है कॉस्ट पे ये 1/4 ऑन कॉस्ट है? बताओ, प्रॉफिट कॉस्ट पे 1/4 ऑन कॉस्ट है, हाँ। और यही 25 रुपए सेल पर कितना है? 25 रुपए डिवाइडेड बाई 125, क्या ये 1/5 ऑन सेल है? हाँ, तो ये हमेशा ही इक्वल रहेगा। 1/4 ऑन कॉस्ट 1/4 ऑन कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1/5 ऑन सेल्स। इसी तरीके से अगर आप मुझसे पूछोगे 1/3 ऑन कॉस्ट तो 1/4 ऑन सेल। इज दैट क्लियर? हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो ये बात याद रखना, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स बैड डेट्स रिकवर्ड विल बी ट्रांसफर टू। बैड डेट को कहां लेके जाएंगे? रिकवर्ड को P&L अकाउंट में लेके जाएंगे, और कहां लेके जाएंगे भाई? और भी कुछ है क्या? डेप्रिसिएशन अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस शुड बी। डेप्रिसिएशन को कहां लेके जाते हैं? डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है, इसको कहां लेके जाते हैं? इट इज टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिड्यूस फ्रॉम द रिलेटेड एसेट इन द बैलेंस शीट। ये भी करना पड़ता है, तो ए और सी दोनों भी, तो डी होना चाहिए आंसर, ए नहीं। ए भी वैसे सही है बट सी भी सही है, तो इसलिए ए और सी। बैलेंस शीट में भी तो एसेट में से लेस हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस सीओजीएस। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज, गलत भाई। सेल्स माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज क्या? फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंसर्न फॉर अ पीरियड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंसर्न ऑन अ पर्टिकुलर डेट। क्या P&L अकाउंट फॉर अ पीरियड निकाला जाता है या पर्टिकुलर डेट पे निकाला जाता है? बताओ क्या निकाला जाता है? फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ अ कंसर्न फॉर अ पीरियड, फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन तो नहीं है, पोजीशन किसको बोलते हैं? बैलेंस शीट को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये भी नहीं है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स होगा बट फॉर अ पीरियड या पर्टिकुलर डेट? फॉर अ पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ पीरियड बनता है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है? फंड फ्लो। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट is not a financial statement. Is that clear? P&L है, बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस को भी कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फंड फ्लो कैश फ्लो हो सकता था, बट ये फंड फ्लो लिखा है तो फंड फ्लो नहीं आएगा। बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज अ शेयर कैपिटल अकाउंट शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट? किस बेसिस पर हम उसको लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं शेयर कैपिटल को? शेयर कैपिटल को हम किस केसेस पे दिखाते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी मतलब सेपरेट एंटिटी। आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको अलग करते हैं कैपिटल के नाम से, और बिजनेस अलग करते हैं। तो ये बताना चाहते हैं कि आप जब पैसा बिजनेस में डालते हो आप अलग हो और बिजनेस अलग हो, तो ये कैपिटल ही वन ऑफ द रीजन है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आगे द टोटल कॉस्ट, अब कॉस्टिंग स्टार्ट हो गया। द टोटल कॉस्ट इंकर्ड इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग अदर देन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इज नोन एज।
कौन सी कॉस्ट? भाई देखो, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डायरेक्ट कॉस्ट भी दोनों से रिलेटेड है, वेरिएबल भी, कन्वर्जन भी वही है, तो कमर्शियल कॉस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए आंसर? कमर्शियल कॉस्ट। कमर्शियल कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेवेंट कॉस्ट? इसमें से क्या रिलेवेंट कॉस्ट नहीं है? रिलेवेंट क्या नहीं है? संक कॉस्ट। संक कॉस्ट रिलेवेंट नहीं है। संक मतलब क्या होता है? जो कॉस्ट लगने के बाद आपको उसका बेनिफिट नहीं मिला, तो हमारा क्या हो गया? संक हो गया, पैसे डूब गए, संक कॉस्ट, और वो रिलेवेंट कॉस्ट नहीं होती। प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी मच एप्लीकेबल इन। प्रोसेस कॉस्टिंग कब लगाया जाता है? कंस्ट्रक्शन में प्रोसेस होते हैं? नहीं होते हैं। एयरलाइन में नहीं होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्या होगा आंसर? फार्मास्यूटिकल। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू, किसके लिए मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए? मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, हेल्प इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, या एड द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो मैं आपको बताऊं, मेन पर्पस की बात करें तो वो तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी है, डिसीजन मेकिंग में भी है, और एड इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर आप इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उन लोगों ने आंसर इसको दिया हुआ है, तो मैं इसी के ही आंसर में करेक्ट करूंगा। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है ताकि हम मैनेजमेंट की मदद कर सके डिसीजन लेने के लिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये हो गया हमारा 39। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्या? रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट का ये बेस्ट एग्जांपल है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जो हमने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी उसका हमें जो नुकसान देना पड़ रहा है। क्या मैं कह सकता हूं ये रेलेवेंट है? यस, ये रेलेवेंट कॉस्ट है। इज दैट क्लियर? कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। ये हम लोगों ने कैसे बनाए? फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। ये बनते हैं बिहेवियरल क्लासिफिकेशन से। किससे बनते हैं? बिहेवियरल। फंक्शनल तो हो गए भाई आपके प्रोडक्शन वाले खर्चे, सेलिंग वाले खर्चे, एडमिन वाले खर्चे, उनको फंक्शनल बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा आंसर? बिहेवियरल क्लासिफिकेशन। ओके, फंक्शनल तो हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। Which method of costing is used for determining of cost for printing industry? प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए कौन सा प्रोसेस कॉस्टिंग होती है प्रिंटिंग में? नहीं। ऑपरेटिंग होता है? नहीं। बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग होता है। क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग। ऑर्डर बेसिस पे वो लोग काम करते हैं, आप उनको काम देते हो, वो लोग प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंटिंग करके आपको पकड़ा देते हैं, तो जॉब कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो वहां पे यूज होता है प्रिंटिंग इंडस्ट्री में। ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव अ लीस्ट कंट्रोल? इनमें से किसमें मैनेजमेंट का लीस्ट कंट्रोल होता है? वेजेस कॉस्ट में, बिल्डिंग इंश्योरेंस में, मशीनरी ब्रेकडाउन में, या एडवर्टीजमेंट में? देखो, वेजेस को कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोलेबल है। ब्रेकडाउन पे भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस खर्च की जा सकती है, तो इसलिए वहां पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कंट्रोल की जा सकती है, यस। तो आंसर इज बिल्डिंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक फिक्स्ड कॉस्ट है, एक बारी खर्च कर दी तो इसमें कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। समझ गए बात? Which of these errors affect two or more accounts? भाई साहब देखो, ये क्वेश्चन है गलत। इन्होंने क्या कर दिया है, ये अकाउंट्स वाला जो क्वेश्चन है, ये अकाउंट्स और कॉस्टिंग वाले टॉपिक डाल दिया मिक्स करके। अकाउंट्स का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे कॉस्टिंग वाला डाल दिया, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है इंस्टीट्यूट जी, थोड़ा सा ध्यान दो, ये गलत क्वेश्चन है, प्लीज इस पे दिमाग मत लगाना। आगे आ जाओ। ये स्टडी मैट में आप लोग चेक करोगे तो इसके क्वेश्चन के ऑप्शन ही अलग हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। इन बिहेवियरल एनालिसिस कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू, अभी तो पढ़ा क्या? फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। बिहेवियरल एनालिसिस, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज नोन एज। प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दे तो क्या बोलते हैं उसको? फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट द परचेज फाइंड आउट करना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 4500 का, ओपनिंग स्टॉक। भाई साहब बड़ा ही सिंपल है। क्या हमें फॉर्मूला पता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंज्यूम्ड। हाँ, अब कंज्यूम्ड का लिखो 26,500, ओपनिंग लिखो कितना है? ओपनिंग 3,000, परचेज आपको पता नहीं है, निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 4500 इज इक्वल टू कंज्यूम्ड। तो क्या मैं परचेज निकाल सकता हूं? 26,500 प्लस 4500 माइनस 3,000, तो 26,500 प्लस 4500 माइनस 3,000, ये आ गया 28,000। तो परचेज इज 28,000। सिंपल है। प्राइम कॉस्ट 33,500 है, डेप्रिसिएशन 1500 है, फैक्ट्री रेंट 200% ऑफ डेप्रिसिएशन है। फाइंड आउट फैक्ट्री कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट के बाद हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। 33,500 प्राइम कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। हाँ करते हैं। कितना है? 1500। और फैक्ट्री का जो खर्चा है वो भी तो आएगा इसमें, फैक्ट्री रेंट, और वो लिखा है 200% ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 1500, उसका 200% हो गया 3,000। तो टोटल कितना हो गया?
38,000. 38,000 is the correct answer. C is the correct answer. आगे बढ़े. कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है 37,416. एडवर्टीजमेंट दिया है 600 रुपए. डिस्काउंट ऑन सेल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस. फाइंड आउट सीओजीएस. सीओजीएस निकालना है. तो भाई साहब देखो, सीओजीएस पे हम एडवर्टीजमेंट खर्चा करते हैं एड, और डिस्काउंट ऑन सेल्स क्या करते हैं ऐड. तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग खर्चे ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स. उल्टा करना है. कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दिया हुआ है 37,416. एडवर्टीजमेंट खर्चा दिया हुआ है 600. डिस्काउंट ऑन सेल्स क्या है 50% ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी 300 रुपए. क्या मैं सीओजीएस निकाल सकता हूं, जल्दी बताओ. यस, 37,416 माइनस 300 माइनस 600, ये आ गया 36,516 आंसर. तो बी इज द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर. और लास्ट में ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई है 58,000. नेट फैक्ट्री कॉस्ट दिया है. और ग्रॉस और नेट में फर्क ही क्या होता है. जो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट होती है वो है 58. इसके अंदर मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या कर दूं ऐड, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या कर दूं माइनस. माइनस कर दो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. तो क्या मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा. यस, नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना दिया हुआ है. नेट फैक्ट्री कॉस्ट दिया 54. क्या मैं एक्स निकाल सकता हूं इसमें. हाँ, तो एक्स क्या आएगा जल्दी बताओ. एक्स इज इक्वल टू 58 और 8 हो गया 66 माइनस एक्स इज इक्वल टू 54. तो एक्स को इधर ले गए 54. 66 माइनस 54 इज 12. तो 12,000 इज द करेक्ट आंसर. ए इज द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर एवरीवन. तो भाई ये है आप लोगों के सामने. एक आधा क्वेश्चन इसमें गलत था, और एक दो और भी हैं जिसमें ऑप्शन जो है वो सिमिलर है, तो आंसर्स में वहाँ पे कंफ्यूजन है, बट मैंने आपको बता दिया उसका क्या रीज़न है. दैट्स इट. तो ये आप लोगों का CMA का MQP फाउंडेशन के लिए. थैंक यू बच्चों. बाय बाय.